नमस्कार बच्चों। तुर्की आक्रमण के क्रम में आज हमारा टॉपिक है मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण। लास्ट वीडियो में महमूद गजनवी के 17 आक्रमण, उसके कारण, उद्देश्य हम देख चुके थे। तो आज बच्चों मैं आपके साथ हूँ महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण के कारण क्या रहे उनको लेकर। तो सबसे पहले आते हैं जो मोहम्मद गोरी था, तो वो गोरी वंश था, तो उसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं पिछला बैकग्राउंड। तो इसका जो गौरी नाम था वो गौर प्रदेश से पड़ा। तो बच्चों गौर प्रदेश था जो संभवतः उत्तर पश्चिम अफ़गानिस्तान में गजनी और हेरात के बीच स्थित है। ठीक है, गजनी और हेरात के बीच। अब आप सोचोगे कि ये जो गजनी है वो कहाँ है, ठीक है, और हेरात कहाँ है। तो बच्चों जो सबसे पहली चीज़ मैं बताऊँ, ये अफ़गानिस्तान के प्रदेश है, दोनों ही गजनी भी और हेरात भी मध्य एशिया में आ जाते हैं, और वहीं पे इनका प्रदेश था। तो आरंभ में गौरी गजनियों के अधीन थी। ठीक है, गजनी वंश। मैं गजनी वंश में आपको पहले बता ही चुकी थी कि गजनियों का शासन कहाँ रहा। एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि जो गजनी वंश का उदय था वो भी संभवतः जब 9वीं शताब्दी में अब्बासियों का पतन हुआ, उसके बाद ईरान का सामानी राजवंश था, उसमें जो गजनी थे वो राजमहलों में एक अधिकारी के रूप में थे। सामानियों के राजवंश में अधिकारी के पद पर नियुक्त थे। उसके बाद धीरे धीरे स्वतंत्र राजवंश की इन्होंने नींव डाली। जब सामानियों का पतन हो गया तो अलप्तगीन था सबसे पहले जिसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया, और उसकी मृत्यु के बाद उसका योग्य तुर्क गुलाम सुबुक्तगीन गजनी की राजगद्दी पर आसीन हुआ। अब गजनी का महमूद गजनवी उसका पुत्र था, इसी अलप्तगीन सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन का वंश यामनी वंश कहलाया। और उसी क्रम में अब हम पढ़ रहे हैं आज गौरी। ठीक है, तो गौर साम्राज्य का संस्थापक संशव वंश का था, इसलिए इतिहास में यह संशवी वंश कहलाता है। महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद जब गौरियों की शक्ति बढ़ने लगी तो भयवश तत्कालीन गजनी शासक बहराम शाह ने 1155 अपने समकालीन गौर शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह के भाई की हत्या कर दी। गुस्से में अलाउद्दीन हुसैन शाह ने न केवल बहराम शाह को पराजित किया, बल्कि 7 दिनों तक गजनी शहर में लूटपाट और विध्वंस का कहर ढाया। इस घटना के कारण अलाउद्दीन हुसैन शाह को जहां सौंजे विश्व को जलाने वाले की उपाधि दी गई। इसकी मृत्यु के बाद 1173 में गयासुद्दीन मोहम्मद गौर का शासक बना। गयासुद्दीन मोहम्मद ने अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम को गजनी का शासक नियुक्त किया। गौर प्रदेश के निवासी होने के कारण शिहाबुद्दीन मोहम्मद भारत में मोहम्मद गोरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस अनोखे हिस्सेदारी में बड़े भाई ने मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया, जबकि छोटे भाई मोहम्मद गोरी ने भारत को अपनी शक्ति का प्रमुख केंद्र बनाया। उसने बोलन दर्रा को पार किया और यहाँ पे आक्रमण किया। संभवतः यदि हम देखें तो इसके आक्रमणों का जो उद्देश्य समझ में आता है वो राजनीतिक और आर्थिक लाभ प्राप्त करना था। राजनीतिक तो आप समझ सकते हो, 2 भाई थे, तो एक भाई ने पड़ोसी का राज्य स्थापित कर लिया, पड़ोस में ही मध्य एशिया में। एक ने सोचा कि चलो भारत से अथाह धन संपदा है, सुन तो रखा ही था, गजनवियों के समय से लालायित तो थे यहाँ की धन संपदा और यहाँ के बारे में सुन के उसने सोचा चलो वहाँ पे अपनी शक्ति को आजमाया जाए। अब देखते हैं कि मोहम्मद के आक्रमणों के कारण भारत की राजनीतिक स्थिति उस समय क्या थी। आर्थिक लाभ प्राप्त करना तो गजनवियों का भी उद्देश्य था, तो गौरियों का भी उद्देश्य रहा। इस समय समस्त भारत एक सार्वभौमिक सत्ता के अधीन नहीं था, बल्कि अनेक छोटे छोटे राज्य विभक्त थे। यहाँ उत्तर पश्चिम में 2 मुस्लिम राज्य पंजाब मुल्तान थे। पंजाब पर गजनवी वंशी शासक राज्य कर रहे थे, जिनकी राजधानी लाहौर थी। मुल्तान में करमाती शिया इस्लामियों का राज्य था। इन राज्यों के दक्षिण और पूर्व में अनेक छोटे छोटे राजपूत राज्य थे, जिनमें 4 प्रमुख थे। दिल्ली अजमेर का चौहान राज्य, जिसका राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय राय पिथौरा था। चौहान राज्य के पूर्व में कन्नौज का राज था, जहाँ गढ़वाल वंशी जयचंद शासन कर रहा था। बंगाल का सैन्य वंश लक्ष्मण सेन यहाँ का राजा। गुजरात का चालुक्य वंशी मूलराज द्वितीय सोलंकी, इसकी राजधानी अहिलवाड़ा थी। तो ये यहाँ की राजनीतिक स्थिति थी। अब देखो यहाँ पे जब जिस समय गौरी आक्रमण कर रहा था, तो देखो उत्तर में जो यहाँ का राज्य है
दिल्ली अजमेर का चौहान राज पृथ्वीराज तो तृतीय के हाथ में था। और आप देखो कि उसने जब यहाँ पे आक्रमण किया तो उसकी महत्वाकांक्षा यहाँ पे टकराएगी पृथ्वीराज तृतीय से, और तब इनका अंततः युद्ध होगा। और उसी युद्ध में ही हम तराइन का युद्ध भी देखेंगे। तो इसी क्रम में हम पहले देख लेते हैं कि इनका प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ। तो देखो बच्चों, सबसे पहली चीज़ तो जो समझ में आए कि गौरी को जिस चीज़ ने लालायित किया भारत पे आक्रमण करने के लिए, कि यहाँ पे भारत में जो राजवंश थे वो बटे हुए थे, छोटे छोटे शासक वंश थे, पारस्परिक एकता का अभाव था। और इसी स्थिति का वहाँ पे फ़ायदा गौरी उठाता है। और पहला आक्रमण 1175 में सिंध मुल्तान पर उसका हुआ। मुल्तान पर उस समय करमाती इस्माइलियों का राज्य था, जिनकी 2 राजधानियाँ थी, ऊपरी सिंध की उच्च और निचली सिंध की देवल। और इसे जीत कर वह अपने राज्य में मिला लेता है। दूसरा आक्रमण गुजरात पर हुआ। इस समय यहाँ का शासक मूलराज द्वितीय था, चालुक्य वंशी। मोहम्मद गौरी मुल्तान उच्च पश्चिमी राजपूताना से होकर भारत में विजय प्राप्ति हेतु आबू पर्वत के निकट पहुंचा तो गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय के साथ युद्ध में पराजित हो गया। बाद में मोहम्मद गौरी की प्रथम हार थी। तो जब उसकी हार हुई गुजरात आक्रमण पे, तो उसे लगा कि कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई है। उसने अपनी रणनीति को बदला। और जो तीसरी उसने जब आक्रमण किया तो सिंध मुल्तान के मार्ग से होकर भारत में घुसने के प्रयास में जब वह असफल हुआ, तो गौरी ने अब अपनी रणनीति पंजाब पर केंद्रित करके भारत के आंतरिक भाग को विजय करने की योजना बनाई। इस समय पंजाब पर गजनवी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक शासन कर रहा था। खुसरो मलिक को अंतिम रूप से विजित कर पेशावर लाहौर सियालकोट पर गौरी ने अधिकार कर लिया। अब देखो, जिस समय गौरी मुल्तान उच्च को हरा रहा था, उसी समय 14 वर्ष का एक किशोर अजमेर के सिंहासन पर विराजमान हुआ 1178 में, जो सोमेश्वर प्रथम का पुत्र था। इसके एक पूर्वज विग्रहराज फोर्थ बीसलदेव 1153 से 1163 ने तोमर वंशियों से दिल्ली का किला दिल्ली जीती थी इसने तोमर वंशियों से, बीसलदेव ने, विग्रहराज फोर्थ ने। अब उसका राज्य अजमेर से लेकर दिल्ली तक विस्तृत हो गया। 1182 में पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के युद्ध में बुंदेलखंड क्षेत्र के चंदेल शासक परमर्दी देव को पराजित किया। इस युद्ध में परमर्दी देव के 2 सेनापति आला और उदल भी मारे गए। इसी वर्ष गुजरात पर आक्रमण के समय वहां के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय, जिसे कुछ इतिहासकार भीम द्वितीय भी कहते हैं, को से पराजित हुआ। तो पृथ्वीराज तृतीय ने इस क्षेत्र की महत्वाकांक्षा को छोड़ा और पंजाब गंगा घाटी को अपनी विजयाकांक्षा पूरी करने का केंद्र बनाया। और इसी विजयाकांक्षा ने उसे पृथ्वीराज को गौरी के सम्मुख लाके खड़ा कर दिया। और इस युद्ध का आकस्मिक कारण, वैसे तो जो तराइन का युद्ध होगा उसका आकस्मिक कारण है एक भटिंडा तंवर हिंद के किले को, जिस पर पहले चौहानों का अधिकार था, गौरी द्वारा आक्रमण कर देना। अंततः 2 शासकों की दुस्साहसिक महत्वाकांक्षाओं का टकराव 1191 में तराइन के युद्ध में थानेश्वर में हुआ, जिसे इतिहास में तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी की सेना को पराजित कर दिया। लेकिन पृथ्वीराज तृतीय ने गौरी के साथ इस युद्ध को मात्र सीमावर्ती झड़प समझकर उसे अंडर एस्टिमेट किया, उसका कम महत्व आंका। और उसने उसके बाद तुर्कों को उखाड़ने की कोई योजना नहीं बनाई। पृथ्वीराज थर्ड की इस खुशफहमी से गौरी को अपनी सैन्य शक्ति को नए सिरे से संगठित करने का मौका मिल गया। और अगले ही वर्ष कोई 1,20,000 चुने हुए श्रेष्ठ अश्वारोही एक दल के साथ गौरी फिर से मैदान में आ खड़ा हुआ। और फरिश्ता के अनुसार पृथ्वीराज भी अपने 3 लाख घुड़सवारों के साथ युद्ध मैदान में आ डटा। मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना को 4 भागों में विभाजित किया। 4 भागों ने चारों ओर से राजपूत सेना से युद्ध किया। सायकाल 5वें भाग, जिसे कौतल सेना कहा जाता है, ने अब थकी हारी राजपूत सेना पर भयंकर आक्रमण किया। इस अंतिम प्रहार को राजपूत सेना झेल नहीं पाई और अंततः राजपूतों की हार हो गई। बात उठती है कि सैन्य बल में अधिक होते हुए भी तुर्की कैसे जीते। तो आप जानते हो, तुर्की सेना की बहुत बड़ी विशेषता होती है, वो सुसंगठित श्रेष्ठ नेतृत्व क्षमता से युक्त होती है। पृथ्वीराज थर्ड का सेनापति युद्ध मैदान में ही मारा गया।
खांडेराव दिल्ली के तोमर वंश से संबंधित था। के साथ थर्ड युद्ध से भाग निकला, लेकिन तुर्क घुड़सवारों ने सरस्वती के निकट से सरस्वती मतलब सिरसा के निकट उठे बंदी को बना लिया और मिन्हाज उस सिराज का कथन है कि सरस्वती में उसे मार दिया गया, किंतु एक हसन निजामी का मानना है कि उसे कैद कर अजमेर लाया गया और अधिनाथ शासक के रूप में बना रहने दिया गया। किंतु इस मत की पुष्टि उस सिक्के से भी होती है जिस पे एक और पृथ्वीराज, दूसरी ओर श्री मोहम्मद शाम लिखा हुआ। किंतु कुछ समय षड्यंत्र के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन पृथ्वीराज के संपूर्ण राज्य का शासन भार सीधे अपने हाथ में न लेकर गौरी ने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और पृथ्वीराज के बेटे गोविंद को अधिनाथ शासक के रूप में नियुक्त किया। वहीं दिल्ली पर परंपरागत तोमर वंशों को अधीनस्थ बनाकर पुनः नियुक्त कर दिया। साथ ही दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ में ऐबक के नेतृत्व में विशाल सेना निरीक्षक के रूप में उसे नियुक्त कर दिया। गौरी की अनुपस्थिति में पृथ्वीराज के भाई हर्राज के नेतृत्व में चौहानों ने शक्ति को संगठित किया और गोविंद को हटाकर अजमेर पर अधिकार कर लिया। साथ ही रणथंभौर को भी जीत लिया, परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक ने यथाशीघ्र राजपूत प्रतिरोध को पराजित कर अजमेर पर तुर्की हाकिम को नियुक्त कर दिया। साथ ही रणथंभौर पर पृथ्वीराज थर्ड के पुत्र गोविंद को बिठा दिया। इस समय जब दिल्ली के तोमर वंशी शासकों ने विद्रोह किया तो अंततः ऐबक ने दिल्ली पर भी स्वयं कब्जा कर लिया 1193 में। दिल्ली ही भारत में मोहम्मद गौरी के भारतीय राज में तुर्की अभियानों का मुख्य केंद्र और राजधानी बन गई। 93-94 में ऐबक ने मेरठ, बरन, बुलंदशहर, कौल को भी, जो उस समय गढ़वालों के अधीन थे, तुर्कियों के अधीन ला दिया। आज के वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट आक्रमण के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे, जैसे कन्नौज पे आक्रमण जहाँ पे जयचंद का शासन था, ठीक है। तो और इसका जो अभियान था अंतिम वो और इनकी तुलना ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।